नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान के अध्याय 10 की हमने शुरुआत कर ली थी और पिछली कक्षा में हमने केंचुए के बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। बाहरी संरचना को पढ़ने के बाद अब केंचुए के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तंत्रों का अध्ययन करेंगे। केंचुए के शरीर में ये विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जिनको हमें पढ़ना है। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र और सबसे अंत में पाचन तंत्र। शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र, वैसे तो यदि अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के श्वसन तंत्र से आप बखूबी परिचित हैं। ऐसा तंत्र जो बाहरी वातावरण से गैसों को और मोस्टली ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता हो और शरीर के भीतर बनने वाली CO2 गैस को बाहर त्यागने में सहायता करता हो, वो श्वसन तंत्र कहलाता है। तो ठीक जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक वैसे ही हमको केंचुए के श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करना है। केंचुए में कोई विशेष प्रकार का श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस प्रकार से आपके शरीर में श्वसन तंत्र मिलता है, इसके अंदर फेफड़े, इसके अंदर श्वास नली, कंठ इत्यादि रचनाएं पाई जाती हैं, ऐसी कोई भी संरचना केंचुए के शरीर में नहीं पाई जाती। लेकिन फिर भी केंचुआ श्वसन की क्रिया करता है। तो किस प्रकार से करता है? आपने देखा था जब हमने इसकी बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन किया था, तो केंचुआ हमेशा नम और गीली मिट्टी में रहता है और उसी वजह से उसकी जो बाहरी त्वचा है वो हमेशा नम और गीली बनी रहती है। तो केंचुए में श्वसन की क्रिया में भी यह नम और गीली त्वचा ही सहायक होती है। इस त्वचा के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और फिर वह ऑक्सीजन गैस इस त्वचा के नीचे मिलने वाले देहगुहीय तरल में घुल करके और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। शरीर के विभिन्न भागों में जाकर के वहां पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है। उसके पश्चात बनने वाली CO2 गैस केंचुए के रक्त में मिलने वाली रक्त प्लाज्मा के साथ घुल करके वापस त्वचा तक आती है और त्वचा से फिर वापस बाहर त्याग दी जाती है। तो इस प्रकार से इसका एक सिंपल प्रकार का श्वसन तंत्र मिलेगा और उसके अंदर मोस्टली उसकी त्वचा सहायता करेगी जो कि गीली और नम बनी रहती है। बात करते हैं कि केंचुए के रक्त में और क्या क्या मिलता है। तो केंचुए के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी वजह से केंचुए का रक्त भी लाल रंग का होता है। लेकिन एक अंतर है, केंचुए के रक्त में RBC कणिकाएं नहीं पाई जाती। जिस प्रकार से मनुष्य के रक्त में RBC कणिकाएं पाई जाती हैं और RBC कणिकाओं के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार केंचुए के रक्त में RBC कणिकाएं एब्सेंट रहती हैं, प्रेजेंट नहीं रहती, एब्सेंट रहती हैं। तो फिर हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ। तो इस प्रकार से केंचुए का ये श्वसन तंत्र हो गया एक सरल प्रकार का। श्वसन तंत्र के पश्चात हम अगले तंत्र की बात करें, परिसंचरण तंत्र। केंचुए का परिसंचरण तंत्र ऐसा तंत्र जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर में रक्त भ्रमण करता रहता है, उसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। अब चूंकि रक्त की बात तो हमने कर ली कि केंचुए का रक्त का रंग लाल होता है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, RBC कणिकाएं नहीं मिलती हैं। और क्या होगा? अगली बात, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण होता है बंद प्रकार का। बंद का मतलब जिसमें रक्त
रक्त नलिकाओं के अंदर प्रवाहित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार से केंचुए का परिसंचरण तंत्र भी होता है बंद प्रकार का, अर्थात इसमें पाए जाने वाला रक्त भी रक्त नलिकाओं, रक्त वाहिनियों के अंदर ही प्रवाहित होता रहता है। ये जो रक्त वाहिनियां हैं, इनके द्वारा ही केंचुए में मिलने वाला रक्त संपूर्ण शरीर में परिसंचरण करता रहता है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि परिसंचरण करने के लिए एक चीज, एक अंग आवश्यक होता है, और जिसे हम कहते हैं हृदय। जिस प्रकार से मनुष्य का हृदय होता है वो एक पंप की भांति कार्य करता है, और उसके पंप की भांति कार्य करने की वजह से ही पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, ठीक इसी प्रकार केंचुए के शरीर में भी हृदय पाया जाता है, लेकिन मनुष्य के हृदय से डिफरेंट प्रकार का। डिफरेंट कैसे? मनुष्य का हृदय आप सभी विद्यार्थियों ने देख रखा है, उसकी स्ट्रक्चर, वैसी स्ट्रक्चर केंचुए के शरीर में नहीं मिलती, बल्कि केंचुए के शरीर में जो हृदय होता है वो 4 जोड़ी नलिका युक्त होता है, या अपन कह सकते हैं 4 जोड़ी नलिकाओं के रूप में पाया जाता है। और ये जो चारों जोड़ी नलिकाओं के रूप में हृदय पाया जाता है वो 4 अलग अलग खंडों में दिखाई देगा। पहला 7वें खंड में, दूसरा जोड़ी 9वें खंड में, तीसरा जोड़ी 12वें खंड में, और अंतिम चौथी जोड़ी होता है 13वें खंड में। ये जो नलिकाएं हैं वो कपाट युक्त होती हैं। कपाट युक्त और कपाट विहीन, इन शब्दों का अर्थ हम पहले समझ चुके हैं 11वीं कक्षा के अंदर। तो इस प्रकार से केंचुए का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक बार वापस सुनिएगा, केंचुए का परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, अर्थात इसका रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। रक्त के परिसंचरण के लिए आवश्यक अंग, जिसे हम हृदय कहते हैं, केंचुए में हृदय नलिकाकार होता है, 4 जोड़ी नलिकाओं के रूप में होता है। ये नलिकाएं कपाट युक्त होती हैं, और ये 4 अलग अलग खंडों में दिखाई देती है, 7वें खंड में, 9वें खंड में, 12वें खंड में और 13वें खंड में। इसके पश्चात अगला तंत्र आता है उत्सर्जन तंत्र, केंचुए में पाए जाने वाला उत्सर्जन तंत्र। केंचुए में पाए जाने वाला उत्सर्जन तंत्र होता है नेफ्रीडियल प्रकार का। बच्चों ध्यान रखिएगा, नेफ्रीडियल प्रकार का क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसका मुख्य भाग होता है नेफ्रॉन्स, या कह लीजिए वृक्क, जबकि केंचुए के शरीर में जो मुख्य उत्सर्जक अंग होता है वो होता है नेफ्रीडिया। अब चूंकि पूरे शरीर में उत्सर्जन अंग के रूप में नेफ्रीडिया मिलती है, इसीलिए इसका उत्सर्जन तंत्र कहलाता है नेफ्रीडियल प्रकार का उत्सर्जन तंत्र। वैसे तो संपूर्ण शरीर में, केंचुए के संपूर्ण शरीर में नेफ्रीडिया मिलती है, लेकिन उसके जो प्रथम 3 खंड हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, उन खंडों में नेफ्रीडिया नहीं पाई जाती। विशेष ध्यान रखने की बात है, केंचुए के संपूर्ण शरीर में नेफ्रीडिया मिलेगी, लेकिन प्रथम 3 खंडों को छोड़कर, प्रथम 3 खंडों में नेफ्रीडिया नहीं पाई जाती। ये जो नेफ्रीडिया होती है वो भी केंचुए में 2 प्रकार की मिलती है, बहिर्मुखी नेफ्रीडिया और आंतर्मुखी नेफ्रीडिया। नाम से पता लग रहा है इनमें बहिर्मुखी नेफ्रीडिया का अभिप्राय है ऐसी नेफ्रीडिया जो अंत में केंचुए के शरीर से बाहर की ओर खुलती हों, वो कहलाती हैं बहिर्मुखी नेफ्रीडिया। और ऐसी नेफ्रीडिया
जो अंत में केंचुए की आहार नाल या आंत्र में खुलती हों वो कहलाएंगी आंत्रमुखीय नेफ्रिडिया। तो इस प्रकार से केंचुए का उत्सर्जन तंत्र नेफ्रिडियल प्रकार का होगा, जिसके अंतर्गत असंख्य नेफ्रिडिया पाई जाएंगी और ये नेफ्रिडिया प्रथम 3 खंडों को छोड़कर अन्य सभी खंडों में पाई जाएंगी। नेफ्रिडिया 2 प्रकार की होती हैं, बहिर्मुखी नेफ्रिडिया, आंतर्मुखीय नेफ्रिडिया। ऐसी नेफ्रिडिया जो अंत में त्वचा के बाहर खुलती हैं वो कहलाती हैं बहिर्मुखी नेफ्रिडिया, और ऐसी नेफ्रिडिया जो अंत में केंचुए की आहार नाल या आंत्र में खुलती हैं वो कहलाती हैं आंत्रमुखीय नेफ्रिडिया। इस प्रकार से केंचुए का उत्सर्जन तंत्र विशिष्ट प्रकार का होता है। बच्चों, इसके बाद अगली चौथे तंत्र की बात करें, वो होता है तंत्रिका तंत्र। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये है कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है। जिस प्रकार से हम अन्य जंतुओं के अंदर तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं तो दिमाग में ये आता है कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य बाहरी वातावरण में जितने भी उद्दीपन हैं उन उद्दीपनों के प्रति शरीर को अनुक्रिया करवाना। तो केंचुए का तंत्रिका तंत्र कैसा होगा? खंडित होगा और सुविकसित होगा। केंचुए का तंत्रिका तंत्र खंडित क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है केंचुए का जो शरीर है वो भी तो खंडित है। 100 से और 120 तक खंड या वलय पाए जाते हैं और इसीलिए केंचुए का तंत्रिका तंत्र भी खंडित प्रकार का मिलेगा, सुविकसित प्रकार का मिलेगा। संपूर्ण शरीर में फैला होता है ये, और इस तंत्रिका तंत्र को हम आमतौर पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले बात करेंगे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आमतौर पर 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो तंत्रिका वलय और एक तंत्रिका रज्जु। जो केंचुआ होता है उसके शरीर की स्ट्रक्चर वो एक लंबाई में बेलनाकार जंतु है। इसमें ऊपर की ओर इस प्रकार से एक रिंग या एक वलय मिलती है, इस रिंग को कहा जाता है तंत्रिका वलय, और इसके नीचे इस प्रकार से रज्जुनुमा रचना पाई जाती है, इस रज्जुनुमा रचना को कहते हैं तंत्रिका रज्जु। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ये 2 रचनाएं पाई जाती हैं, तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु। दूसरा जो है वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या पाया जाएगा? तंत्रिका वलय व तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं। थोड़ा ध्यान दें, ये तंत्रिका वलय है, ये तंत्रिका रज्जु है, ये दोनों तो मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना रहे हैं। तंत्रिका वलय से अनेक प्रकार के तंत्रिकाएं निकलती हैं और ठीक इसी प्रकार से तंत्रिका रज्जु से भी अनेक प्रकार की तंत्रिकाएं निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं को संयुक्त रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र में शामिल किया जाता है। वापस सुने, तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु ये दोनों रचनाएं मिलकर के निर्माण करती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका वलय से निकलने वाली तंत्रिकाएं और तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं ये आपस में मिलकर के निर्माण करती है परिधीय तंत्रिका तंत्र का। इस परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत इन तंत्रिकाओं के अलावा और क्या क्या मिलता है? आपने 2 नाम सुने होंगे, संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं। ये दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं भी पाई जाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र में। संवेदी तंत्रिकाएं तो वो होती हैं जो
बाहरी संवेदनाओं को यदि आप मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं। यदि आप केंचुए के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वे तंत्रिकाएं जो बाहरी संवेदनाओं को तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु तक पहुंचाती हैं वो तो कहलाती हैं संवेदी तंत्रिकाएं। प्रेरक किसको बोलेंगे? आवश्यक निर्देशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहरी स्तर या बाहरी अंगों तक या लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं प्रेरक तंत्रिकाएं। तो इस प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं आती हैं और इसके अतिरिक्त संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं ये भी परिधीय तंत्रिका तंत्र में ही आती हैं। तीसरी बात करें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जाल के रूप में होता है, मांसपेशियों के अंदर और आहार नाल तक फैला होता है। यानी कि केंचुए के शरीर में अगर आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को छोड़ दें, परिधीय तंत्रिका तंत्र को छोड़ दें, तो इनके अलावा शरीर में बाहर तक जो भी जाल जैसी रचनाएं पाई जा रही हैं वो जाल जैसी रचनाएं आती हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत और ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जाल के रूप में मिलता है। कहां तक पाया जाएगा? मांसपेशियों के अंदर तक धंसा रहेगा ये जाल जैसी रचना। उसके अलावा केंचुए का जो पाचन तंत्र कह लें या केंचुए की आहार नाल कह लें वहां तक फैला होगा। तो इस प्रकार से केंचुए का तंत्रिका तंत्र संपूर्ण रूप से एक विकसित और खंडित प्रकार का कहा जा सकता है जो कि 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्रों के मिलान से या मिलने से बना हुआ है। इसके पश्चात अगले तंत्र की बात करें तो वो है केंचुए का जनन तंत्र। केंचुए का जनन तंत्र बहुत ही उच्च कोटि का और विकसित प्रकार का पाया जाता है। हम लोगों ने केंचुए की जब बाहरी संरचना पढ़ी थी उस समय देखा था कि एक ही केंचुए में नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए केंचुआ उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी होता है। अब जब द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है तब तो इसमें जो निषेचन की घटना पाई जानी चाहिए वो होना चाहिए स्वनिषेचन, अर्थात एक ही जंतु के शरीर में से शुक्राणु निकलेंगे और उसी के अंडाणु से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस केंचुए की अगर अपन बात करें तो ये उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी है, परंतु फिर भी इसमें परनिषेचन पाया जाता है, या आप कह लें इसके अंतर्गत लैंगिक जनन पाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब लैंगिक जनन की बात की जाती है तो कम से कम 2 जीवों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन की बात की जाती है तो केवल 1 जीव ही पर्याप्त है। तो जब केंचुए में लैंगिक जनन मिल रहा है इसका मतलब केंचुए में जनन के समय 2 जंतुओं की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि केंचुए में लैंगिक जनन क्यों मिल रहा है, स्वनिषेचन क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका बच्चों एक जवाब है, केंचुए के अंदर एक घटना मिलती है जिसको बोलते हैं पुंपूर्वता। केंचुए के अंदर एक घटना मिलती है और उसे क्या कहते हैं? पुंपूर्वता। पुंपूर्वता का तात्पर्य है कि केंचुए के शरीर में दोनों प्रकार के जननांग मिलते हैं, नर जननांग भी और मादा जननांग भी, लेकिन नर जननांग का विकास मादा जननांग से पहले ही हो जाता है, जबकि मादा जननांग का विकास काफी बाद में होता है और इस घटना को कहा जाता है पुंपूर्वता। पुंपूर्वता अर्थात नर जननांगों का विकास मादा जननांगों से पहले ही हो जाना पुंपूर्वता कहलाता है। इसीलिए केंचुए में
इसीलिए केंचुए में लैंगिक जनन पाया जाता है। अब भाई लैंगिक जनन तो पाया जाएगा, तो केंचुए के जो नर जननांग है और मादा जननांग है उनमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उनकी चर्चा करें। जो केंचुए का नर जननांग है उसके अंतर्गत वृषण मिलेंगे, वृषण कोश मिलेंगे, शुक्राशय मिलेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथियां मिलेंगी और कुछ सहायक ग्रंथियां मिलेंगी। ये सभी भाग मिलकर के केंचुए के नर जननांग का निर्माण करते हैं या नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अगर मादा जननांग की बात की जाए तो मादा जननांग के अंतर्गत अंडाशय मिलेंगे, अंडकीप पाया जाएगा, अंडवाहिनी पाई जाएगी, मादा जनन छिद्र पाए जाएंगे, शुक्रग्राहिका पाई जाएगी। अंत में आपने देखा ये शुक्रग्राहिका नाम से लगता है कि ये नर जननांग के अंदर होगा, परंतु नहीं, ये आता है मादा जननांग के अंतर्गत, क्योंकि लैंगिक जनन के समय नर जननांग द्वारा त्यागे गए शुक्राणुओं को ये शुक्रग्राहिकाएं ही स्टोर करती हैं, ग्रहण करती हैं। इसीलिए शुक्रग्राहिकाओं का अध्ययन मादा जननांगों के अंतर्गत किया जाता है। एक बार वापस से देख लीजिए, केंचुए के जनन तंत्र की अगर बात की जाए तो केंचुए के जनन तंत्र होता है, इसमें एक घटना पाई जाती है पुंपूर्वता, अर्थात मादा जननांगों की तुलना में नर जननांग जल्दी विकसित हो जाते हैं, जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और इसीलिए इस घटना को पुंपूर्वता कहा जाता है। नर जननांगों के अंतर्गत वृषण, वृषण कोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और सहायक ग्रंथियां आती हैं, जबकि मादा जननांगों के अंतर्गत अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनी, मादा जनन छिद्र और शुक्रग्राहिका इत्यादि आते हैं। जब हम लोगों ने केंचुए की बाहरी संरचना देखी थी तो हमने पाया था कि केंचुए के क्लाइटेलम वाले भाग के 14वें खंड में अधर सतह पर एक छोटा छिद्र मिलता है जिसे हमने नाम दिया था मादा जनन छिद्र, और 18वें खंड की अधर सतह पर एक जोड़ी अर्थात 2 अन्य छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें नाम दिया था नर जनन छिद्र। अब बात करें कि साहब इनमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, तो बारिश की ऋतु में जब मृदा नम और गीली रहती है उस समय 2 केंचुओं के मध्य मैथुन की क्रिया होती है, सेक्स की क्रिया होती है, और उस मैथुन के दौरान 2 केंचुए एक दूसरे से अधर सतह से, ध्यान दीजिएगा पृष्ठ सतह इस क्रिया में काम नहीं आएगी, दोनों केंचुओं की अधर सतह से वो आपस में चिपकेंगे। और आपको बता रखा है चिपकने की जो क्रिया है, आपस में जकड़ने की जो क्रिया है, वो कौन संपन्न कराएगा? केंचुओं के 17वें और 19वें खंड में पाए जाने वाले जनन अंकुर, जो कि चूषक की भांति कार्य करते हैं। इन जनन अंकुरों की सहायता से दोनों केंचुए आपस में एक दूसरे को जकड़े रखते हैं। अगली बात यह है कि दोनों केंचुए मैथुन के समय एक ही दिशा में नहीं होते, बल्कि इनका जो मुख होता है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगा। एक का मुख आगे की ओर होगा और एक का मुख पीछे की ओर होगा। किस प्रकार से होगा जनन इसमें या मैथुन की क्रिया? एक केंचुए के नर जनन छिद्र दूसरे केंचुए की शुक्रग्राहिका छिद्रों पर टिकेंगे। ध्यान दें, एक केंचुए का नर जनन छिद्र दूसरे केंचुए की शुक्रग्राहिका छिद्रों पर टिकेंगे। क्यों? क्योंकि एक केंचुआ जब नर जनन छिद्रों के द्वारा शुक्र पदार्थ या जननिक पदार्थ त्यागेगा तो दूसरा केंचुआ किसमें स्टोर करेगा? शुक्रग्राहिकाओं। मैथुन की क्रिया लगभग
1 घंटे तक लगातार चलती है और उस 1 घंटे के दौरान एक केंचुए के नरजनन छिद्रों द्वारा प्रोस्टेट तरल तथा जननिक तरल दोनों पदार्थ निकल करके दूसरे केंचुए की शुक्रग्राहिका की थैलियों में जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई केंचुए के अंतर्गत पाए जाने वाले मैथुन क्रिया की। मैथुन की क्रिया हो गई, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद निषेचन की क्रिया संपन्न होगी, अर्थात नरयुग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में मिलेंगे और निषेचन की क्रिया केंचुए के शरीर के भीतर नहीं पाई जाती, बल्कि केंचुए के शरीर के बाहर। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लाइटेलम क्षेत्र, उस क्लाइटेलम क्षेत्र के बाहर निर्मित होता है कोकून और उस कोकून के अंदर संपन्न होती है निषेचन की क्रिया। तो इसका मतलब केंचुए में जो निषेचन पाया जाता है वो आंतरिक निषेचन न होकर किस प्रकार का होगा? बाहरी निषेचन। ध्यान देना, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि केंचुए में निषेचन किस प्रकार का होता है। तो केंचुए में निषेचन होता है बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन नहीं मिलता। निषेचन कहाँ संपन्न होगा? निषेचन संपन्न होगा केंचुए के कोकून में। निषेचन के पश्चात जो निषेचित अंडे होते हैं वो निषेचित अंडे सुरक्षित रखे जाते हैं किसके अंदर? कोकून के अंदर। तो कोकून के 2 कार्य हो गए, एक तो निषेचन की क्रिया को संपन्न कराना और दूसरा निषेचित अंडों को सुरक्षित रखना। तो इस प्रकार से बच्चों ये केंचुए का जनन तंत्र हो गया कंप्लीट। अब अगला जो तंत्र है वो है पाचन तंत्र, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं वापस से इन सभी 5 तंत्रों को रिवाइज कर रहा हूं। एक बार दोबारा सुन लें इनको, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी तंत्र, आपको सभी को याद होने चाहिए और मेरे हिसाब से मैं एक बार और बोलूँगा, आपको सभी को याद भी हो जाएंगे। केंचुए में पाए जाने वाला पहला अपन तंत्र की बात करें, श्वसन तंत्र होता है। केंचुए में कोई विशेष प्रकार का श्वसन तंत्र नहीं मिलता। केंचुआ श्वसन की क्रिया अपनी नम और गीली त्वचा द्वारा करता है। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन इस नम त्वचा द्वारा अंदर ग्रहण की जाएगी और वह ऑक्सीजन देहगुहीय तरल पदार्थ में घुलकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचेगी। वहां पर भोजन का ऑक्सीकरण होगा, CO2 गैस बनेगी। वो CO2 गैस शरीर के विभिन्न भागों से वापस रक्त प्लाज्मा के द्वारा त्वचा के नीचे तक आएगी और फिर वापस त्वचा से बाहर त्याग दी जाएगी। तो इस प्रकार से केंचुए में एक नॉर्मल, एक सामान्य प्रकार का श्वसन तंत्र कह सकते हो। इसके रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण, लेकिन RBC नहीं मिलती। इसके रक्त में RBC नहीं मिलती, तो फिर हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ। दूसरे तंत्र की बात की थी हमने, परिसंचरण तंत्र की, और केंचुए के शरीर में मिलने वाला परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, जो कि रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता रहता है। अब इस रक्त को परिसंचरित करने के लिए केंचुए के शरीर में पाया जाता है एक हृदय। अब मैं तो बोल रहा हूं एक हृदय, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो वो हृदय एक न होकर के 4 जोड़ी नलिकाकार होता है। और वो नलिकाएं कैसी होती हैं? कपाट युक्त। ध्यान देने की बात है कि केंचुए में हृदय कैसा होता है? 4 जोड़ी नलिकाकार, और प्रत्येक नलिका कैसी होगी? कपाट युक्त होगी। ये नलिकाएं कहाँ कहाँ मिलेंगी? 7वें खंड में, 9वें खंड में, 12वें खंड में और 13वें खंड में। इस प्रकार से इन चारों खंडों के अंदर
एक एक जोड़ी नलिकाएं उपस्थित होंगी जो कि हृदय का कार्य करेंगी, रक्त को पंप करने का कार्य करेंगी। तीसरा हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र, और केंचुए के शरीर में पाए जाने वाला उत्सर्जन तंत्र होता है नेफ्रीडियल प्रकार का। हम इसको नेफ्रीडियल नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि केंचुए के शरीर में मिलने वाला मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? नेफ्रीडिया। इसीलिए इस तंत्र को कहा गया है नेफ्रीडियल तंत्र। ये जो नेफ्रीडिया है वो वैसे तो संपूर्ण शरीर में मिलती है, लेकिन प्रथम 3 खंडों में नहीं पाई जाती। आमतौर पर उत्सर्जन तंत्र के अंदर मिलने वाली नेफ्रीडिया 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो होती है बहिर्मुखी नेफ्रीडिया और एक होती है आंतर्मुखीय नेफ्रीडिया। बहिर्मुखीय नेफ्रीडिया किसे कहा जाता है? उन नेफ्रीडियाओं को कहा जाता है जो अंत में केंचुए के शरीर से बाहर की ओर खुलती हैं, वो तो कहलाएंगी बहिर्मुखी नेफ्रीडिया। और वो नेफ्रीडिया जो अंत में केंचुए की आंत्र में, आंत्र बोल लें, आहार नाल बोल लें, पाचन तंत्र बोल लें, उसमें खुलती है, वो कहलाएंगी आंत्रमुखीय नेफ्रीडिया। उत्सर्जन तंत्र हो गया। इसके बाद चौथे नंबर का तंत्र है तंत्रिका तंत्र। तो केंचुए का जो तंत्रिका तंत्र है वो खंडित प्रकार का होगा। खंडित का मतलब छोटे छोटे पार्टीशन मिलेंगे, खंड मिलेंगे। दूसरी बात, सुविकसित होता है। भाई केंचुए से जो पहले वाले कुल हैं, संघ हैं, उनके अंदर मिलने वाला तंत्रिका तंत्र सुविकसित नहीं होता, वो एक अल्प विकसित बोल लीजिए या अविकसित बोल लीजिए, इस प्रकार का होगा। तो शुरुआती तौर पर कहें अपन कि सभी संघों में सबसे पहले किस संघ के अंदर या किस प्रकार के जीवों के अंदर तंत्रिका तंत्र सुविकसित मिलता है? तो इन्हीं के अंदर मिलता है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। केंचुए का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से मनुष्य का भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु, ठीक इसी प्रकार से केंचुए का तंत्रिका तंत्र और उसमें भी कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 तंत्रिका वलय और नंबर 2 तंत्रिका रज्जु। ये दोनों भाग मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। दूसरी बात करें हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिका वलय और तंत्रिका रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। जो तंत्रिका वलय है और जो तंत्रिका रज्जु है, इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो तंत्रिकाएं ही मिलकर के किसका निर्माण करेंगी? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। और सबसे खास बात, इस परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं मिलती हैं, जिनके द्वारा केंचुआ बाहरी संवेदनाओं के प्रति अनुक्रिया कर सकता है। तीसरी बात करें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की, तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जाल के रूप में पाया जाता है। मांसपेशियों के अंदर और आहार नाल तक फैला होता है। जो मांसपेशियां हैं इसकी, केंचुए की, वहां तक पहुंचा होगा। भाई जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो तो सेंटर पार्ट में है, परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो उससे चारों ओर निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं। और जो शरीर के अंदर आहार नाल है, शरीर की जो मांसपेशियां है, वहां तक पहुंचने वाला जाल के रूप में भी तंत्र होगा। उस जाल रूपी तंत्र को नाम दिया जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये हो गया आपका तंत्रिका तंत्र। और हमने सबसे अंत में बात की थी जनन तंत्र की। तो केंचुए के अंदर सुविकसित प्रकार का जनन तंत्र मिलेगा।
केंचुआ एक द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी है, अर्थात एक ही केंचुए में दोनों प्रकार के जनन तंत्र मिलेंगे, नर जनन तंत्र भी और मादा जनन तंत्र भी। परंतु फिर भी इसमें स्वनिषेचन नहीं मिलता, परनिषेचन मिलता है, अर्थात लैंगिक जनन होता है। उसका कारण एक ही है कि केंचुए में मिलती है पुंपूर्वता। पुंपूर्वता का तात्पर्य होता है कि इसके अंदर पाए जाने वाले नर जननांगों का विकास मादा जननांगों की अपेक्षा देरी से होता है, इसीलिए इसमें स्वनिषेचन नहीं मिलेगा। और इस घटना को ध्यान दीजिएगा, इस घटना को क्या कहेंगे? पुंपूर्वता। ध्यान रखिएगा, पुंपूर्वता किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे कि केंचुए के शरीर में पाए जाने वाले नर जननांगों का विकास मादा जननांगों की अपेक्षा शीघ्रता से होता है और इस घटना को पुंपूर्वता कहते हैं। केंचुए के नर जननांगों में और मादा जननांगों में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो नर जननांगों के अंतर्गत वृषण, वृषणकोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और सहायक ग्रंथियां पाई जाएंगी, जबकि मादा जननांगों के अंतर्गत अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहिनी, मादा जनन छिद्र और शुक्रग्राहिकाएं पाई जाएंगी। जब इन सभी भागों का आपके दिमाग में जो है एक अगर रील जैसी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब बात करते हैं साहब केंचुए में फिर मैथुन की क्रिया कब संपन्न होती है, कैसे संपन्न होती है। तो इसमें एक विशेष ऋतु की बात की जाए, बारिश के समय, बरसात की ऋतु के समय जब मिट्टी नम और गीली होती है उस समय केंचुए में मैथुन की क्रिया होगी, लैंगिक जनन होगा, 2 केंचुओं की आवश्यकता होगी। दोनों केंचुए आपस में अपनी अधर सतह, अधर तल की तरफ से चिपकेंगे, लेकिन एक ही दिशा में नहीं, अलग अलग दिशाओं में। एक का मुंह आगे की ओर होगा, दूसरे का मुंह इस तरफ होगा। चिपकेंगे, चिपकने की घटना में कौन योगदान करेगा? जनन अंकुर, जो कि 17वें खंड और 19वें खंड में एक एक जोड़ी पाए जाते हैं, चूषक की भांति कार्य करेंगे और एक दूसरे केंचुए को आपस में चिपकाए रखने में सहायता करेंगे। ये जब आपस में एक दूसरे से चिपके होते हैं उस समय किस प्रकार की व्यवस्था होगी? एक केंचुए का 18वां खंड, ध्यान दें 18वें खंड में क्या है? एक जोड़ी नर जनन छिद्र और दूसरे केंचुए के शुक्रग्राहिका छिद्र। अब ये शुक्रग्राहिका छिद्र आपने पढ़े थे 4 जोड़ी, कहाँ कहाँ मिलेंगे? 5वें और 6ठे खंड के जॉइंट पर, 6ठे और 7वें खंड के जॉइंट पर, 7वें और 8वें खंड के जॉइंट पर, 8वें और 9वें खंड के जॉइंट पर, ये 4 जोड़ी मिलते हैं शुक्रग्राहिका छिद्र। तो ये दोनों केंचुए इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि एक केंचुए के नर जनन छिद्र दूसरे केंचुए के शुक्रग्राहिका छिद्रों पर व्यवस्थित होंगे। लैंगिक जनन जब होगा तो उस समय क्या होगा? एक केंचुए में से नर जननिक पदार्थ और प्रोस्टेट पदार्थ निकलेंगे और वो कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे? दूसरे केंचुए के शुक्रग्राहिका के अंदर। तो इस प्रकार से जो मैथुन की क्रिया होती है वो लगभग 1 घंटे तक संपन्न होती है और उस दौरान केंचु, दोनों केंचुओं में पाए जाने वाली जो शुक्रग्राहिका थैलियां हैं वो पूर्ण रूप से भर जाती है। इसके बाद फिर दोनों केंचुए अलग अलग हो जाएंगे। ये ध्यान रखने की बात है, अभी तक हमने ये देखा कि साहब केंचुओं में जननिक पदार्थों का आदान प्रदान हुआ है, अभी तक निषेचन की घटना नहीं हुई। तो जब दोनों केंचुए अलग अलग हो गए उसके पश्चात अब घटना होगी निषेचन की। निषेचन की घटना केंचुओं के अंतर्गत अंदर नहीं होगी, शरीर के अंदर नहीं पाई जाएगी, बल्कि शरीर के बाहर पाई जाएगी और इसीलिए निषेचन कहलाता है
बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन कहाँ संपन्न होगा? ये संपन्न होता है केंचुए के क्लाइटेलम वाले भाग पर मिलने वाली कोकून। कोकून के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होगी और कोकून ही क्या काम करेगा? निषेचन के पश्चात जो निषेचित अंडे हैं उन निषेचित अंडों को लगातार सुरक्षित बनाए रखने का कार्य करेगा। इसके बाद फिर वहाँ पर निषेचन के बाद अंडों का निर्माण होगा और एक वयस्क का निर्माण होगा। अब बच्चों एक इसके अंतर्गत एक तंत्र और बच रहा है, पाचन तंत्र, वो हम अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा का विशेष लाभ उठाइए। धन्यवाद। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मोबाइल नंबर है मेरे, संपर्क कीजिए। ठीक।